नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पर आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग हिंदी अपठित गद्यांश में भाग 4 करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3 कर चुके हैं। तो यदि आप लोग को भाग 1, भाग 2 या भाग 3 वीडियो देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे जब तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग उसके पहले वाले तीनों पार्ट को आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपके हिंदी अपठित गद्यांश के 10 प्रश्न, मतलब जैसे 2 गद्यांश रहेंगे, आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो कि जैसे ये होता है कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से 10 प्रश्न यदि आप लोग सही कर ले जाते हैं तो आपका स्कोर अच्छा हो जाता है। तो क्या होता है एग्ज़ाम के समय में टाइमिंग कम होने की वजह से हम लोग का ये 10 यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है छूट जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमारे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमको नहीं छोड़ना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जैसे है कि एक एक प्रश्न पहले हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे, उनके ऑप्शन को पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन को समझेंगे, फिर सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि एक बार प्रश्नों को पढ़ लेने से फिर गद्यांश को यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ से हमको आइडिया लग जाता है कि कैसे कैसे क्या सही हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों के ऑप्शन को पढ़ेंगे, ऑप्शन को पढ़ने के बाद फिर गद्यांश पे आएंगे, तो फिर उसके बाद जो है प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक प्रश्नों को। जैसे इसमें पहला गद्यांश है तो हम लोग पहले प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन को देख लेने से ये होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन बना है, फिर उसके बाद उसी हिसाब से जब गद्यांश पढ़ते हैं तो तैयार हो जाता है। जैसे इसमें है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित अर्थ शीर्षक क्या है। तो ऑप्शन ए मानव स्वभाव की आलोचना, बी है यथार्थवादी साहित्य, सी है संवेदनशील कवि, और डी है दुख की अनुभूति। तो दोस्तों अभी जो भी होगा इसका हम लोग जब गद्यांश पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न 2 है, कवि अपने साहित्य में किन प्रमुख तथ्यों का चित्रण करता है। कवि अपने साहित्य में किन प्रमुख तथ्यों का चित्रण करता है। तो ऑप्शन है प्रकृति या पर्यालोचन का, दूसरा है मानव स्वभाव की आलोचना का, तीसरा है 1 और 2 दोनों का, और चौथा है मनोविकारों की अभिव्यंजना का। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, जैसे प्रश्न 3 है, लेखक ने किसे अच्छा कवि माना है। लेखक ने किसे अच्छा कवि माना है। तो जैसे ऑप्शन ए है, जो पत्र की आत्मा में प्रवेश कर उसका अनुभव कर सके, बी है जो पत्रों की अनुभूति कला के माध्यम से कर सके, और सी है जो अच्छा साहित्य सृजन कर सके, और इसमें डी है जो स्वयं को पात्रों के स्थान पर खड़ा कर सके। तो दोस्तों इसका जो भी है एक बार प्रश्नों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज को जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आराम से क्लियर हो जाएगा। यदि जैसे क्या होता है कभी कभी हम लोग पहले पैसेज में टाइम व्यतीत करते हैं पढ़ के, फिर उसके बाद प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर पैसेज पढ़ते हैं, तब जाके हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता है। जैसे प्रश्न 4 है, लेखक ने किसे श्रेष्ठ कवि नहीं माना है। लेखक ने किसे श्रेष्ठ कवि नहीं माना है। तो ऑप्शन 1 है, जो यथार्थ का नग्न चित्रण करता हो, बी है जिसे मनोविकारों का ज्ञान नहीं है, सी है जिसे प्राकृतिक चित्रण का यथेष्ट ज्ञान नहीं है, और चौथा है 2 और 3 दोनों। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न को। हम लोग प्रश्नों को बहुत ही गहनता से यहाँ से पढ़ लेना। जैसे प्रश्न 5 है, केवल कवि ही इनका अनुभव करा सकता है। केवल कवि ही इनका अनुभव करा सकता है। तो किसका होगा, जैसे सुख दुख की अनुभूति का, दूसरा है यथार्थ का चित्रण, और तीसरा है विचार तरंगों की विविधता, चौथा है मानव की आलोचना का। तो कवि इनका अनुभव करा सकता है, किसका अनुभव करा सकता है। तो अभी ये हम लोग वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रश्न अगला है, यथेष्ट शब्द में संधि है। तो यथेष्ट में संधि, जैसे ऑप्शन है, ये है यण, बी है गुण, सी है वृद्धि, और डी है विसर्ग संधि। तो अभी हम लोग चलिए पहले प्रश्नों को, पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे गद्यांश है आपका, गद्यांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक एक ही बार पढ़ना है, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक दोस्तों पढ़ना है।
जैसे है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उस चीज़ को आप हाईलाइट करते चलिएगा। प्रकृति पर्यालोचन के सिवाय कवि को मानव स्वभाव की आलोचना का भी अभ्यास कराना चाहिए। जैसे इसमें है प्राकृत पर्यालोचन के सिवाय कवि को मानव स्वभाव की आलोचना का भी अभ्यास कराना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुख सुख आदि का अनुभव करता है। जैसे इसमें क्या, मनुष्य अपने जीवन में किसका अनुभव करता है, तो सुख और दुख का। उसकी दशा कभी एक सी नहीं रहती, अनेक प्रकार की विचार तरंगों में उसके मन में उठा करती है। तो इसकी जो दशा है वो एक जैसी नहीं होती है, उसकी अनेक प्रकार की विचार तरंगें उसके मन में उठा करती हैं। इन विचारों की जांच, ज्ञान और अनुभव करना सबका काम नहीं है, केवल कवि ही इनका अनुभव कराने में समर्थ होता है। जिसे कभी पुत्र शोक नहीं हुआ, उसे कुल शोक का यथार्थ ज्ञान होना संभव नहीं है। पर यदि वह कवि है तो पुत्र शोकाकुल पिता या माता की आत्मा में प्रवेश सा करके उसका अनुभव कर सकता है। उस अनुभव का वह इस तरह वर्णन करता है कि सुनने वाला उस दुख से अभिभूत हो जाता है। उसे ऐसा मालूम होने लगता है कि स्वयं उसी पर दुख पड़ रहा है। जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता, वह कदापि अच्छा कवि नहीं होता है। दोस्तों देखिए, आप लोग गद्यांश को एक बार बहुत ही अच्छे से पढ़िए। गद्यांश जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद आंसर को निकालना बहुत ही आसान रहेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को करते हैं। गद्यांश को तो पूरा पढ़ ही लिए हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो जो गद्यांश का उपयुक्त जो शीर्षक है, तो इसमें दोस्तों क्या है, कवि ने संवेदनशीलता के बारे में बताया है। तो क्या इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, संवेदनशील कवि। उचित शीर्षक क्या है, संवेदनशील कवि। जैसे प्रश्न 2 है, कवि अपने साहित्य में किन प्रमुख तथ्यों का चित्रण करता है। कवि अपने साहित्य में किन प्रमुख तथ्यों का चित्रण करता है, तो प्राकृतिक पर्यालोचन का, मानव स्वभाव की आलोचना का, 1 और 2 दोनों, और चौथा है मानव विकारों की अभिव्यंजना का। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कवि है वो प्राकृतिक पर्यालोचन तथा मानव स्वभाव दोनों की जो है चित्रण कर किया है। तो इन्हीं ऑप्शन 3 के साथ चला जाए। प्रश्न 3 है, लेखक ने किसे अच्छा कवि माना है। तो ऑप्शन है जो पात्र की आत्मा में प्रवेश कराकर अनुभव जो पात्र की आत्मा में प्रवेश कर उसका अनुभव कर सके। दूसरा है जो पात्रों की अनुभूति कला के माध्यम से कर सके। और तीसरा है जो अच्छा साहित्य सृजन कर सके। चौथा है जो स्वयं को पात्रों के स्थान पर खड़ा कर सके। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन 1 के साथ चला जाएगा। जो पात्र की आत्मा में प्रवेश कर उसका अनुभव कर सके, कवि ने उसको अच्छा कवि माना है, लेखक ने उसको अच्छा कवि माना है। जैसे प्रश्न 4 है, लेखक ने किसे श्रेष्ठ कवि नहीं माना है। तो दोस्तों इसमें नहीं माना है पूछा है, तो क्या हो जाएगा, जो यथार्थ ज्ञान का नग्न चित्र करता हो, जिसे मनोविकारों का ज्ञान नहीं है, जिसे प्राकृतिक चित्रण का यथेष्ट ज्ञान नहीं है, और चौथा है 2 और 3 दोनों। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4, जिसे मनोविकारों का ज्ञान नहीं है और जिसे प्राकृतिक चित्रण का यथेष्ट ज्ञान नहीं है, लेखक ने उसे श्रेष्ठ कवि नहीं माना है। तो प्रश्न 5 है, केवल कवि ही इनका अनुभव करा सकता है। तो केवल कवि ही इनका अनुभव करा सकता है। तो किसका, सुख दुख की अनुभूति का, यथार्थ का चित्रण, तीसरा है विचार तरंगों की विविधता, चौथा है मानव की आलोचना। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, विचार तरंगों की विविधता। तो ऑप्शन 3 के साथ चला। प्रश्न 6 है दोस्तों, यथेष्ट शब्द में संधि है।
पहला है यण संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है विसर्ग संधि। तो दोस्तों यथेष्ट का जो संधि विच्छेद होता है वो यथ प्लस इष्ट होगा, इष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ से आ निकलेगा तो हलंत लग जाएगा आ और ई, तो आ ई मिल के क्या बनेंगे, ए बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, या गुण संधि के साथ जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। यथेष्ट में कौन सी संधि यदि पूछा जाए तो गुण संधि हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले गद्यांश पर, जो आपका है दूसरा गद्यांश है। दूसरा गद्यांश पढ़ने से पहले हम लोग पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है गद्यांश को पढ़ेंगे। इससे दोस्तों क्लियर हो जाता है कि क्या पूछा है और क्या सही हो सकता है। जैसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो ऑप्शन है विश्व बंधुत्व, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है सत्याग्रह और चौथा है प्रेम और अहिंसा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अभी हम लोग इसको बाद में देखेंगे। तो पहले देखते हैं और प्रश्नों को। विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन है युद्ध का बहिष्कार, दूसरा है प्रेम की स्थापना, तीसरा है एक और दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। गांधी जी ने युद्ध की विभीषिका को रोकने के लिए क्या उपाय बताया? तो ऑप्शन है अहिंसा रूपी अस्त्र, दूसरा है सत्याग्रह रूपी अस्त्र, तीसरा है प्रेम रूपी हथकड़ी, चौथा है बंधुत्व रूपी परिवार। तो दोस्तों अभी जो भी होगा हम लोग वहाँ से क्लियर कर लेंगे पढ़ के। जैसे प्रश्न 4 है इसमें, किसी भी राष्ट्र का स्वर्णिम युग कब संभव है? किसी भी राष्ट्र का स्वर्णिम युग कब संभव है? तो घृणा को जन्म देकर, प्रेम को बढ़ावा ना देकर, पूर्ण शांति स्थापित करके, नए सिद्धांत बनाकर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न 5 है, विश्व शांति किस प्रकार संभव है? ऑप्शन है योग की शिक्षा द्वारा, अमन का पाठ पढ़ाकर, 3 है भौतिक उन्नति द्वारा, 4 है प्रेम और अहिंसा द्वारा। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्नों का ऐसे सभी प्रश्नों को पढ़ डालेंगे। पढ़ने के बाद दोस्तों फिर देखेंगे कौन सा सही हो रहा है। जैसे प्रश्न 6 है, शांति के अभाव में संभव नहीं है सुखमय और आदर्श राज्य की स्थापना, दूसरा है मानव जाति का विकास, तीसरा है कृषि की उन्नति, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है, घृणा से घृणा बढ़ती है और प्रेम से प्रेम की क्या होती है? जुगुप्सा, अभिवृद्धि, अतिवृष्टि, विभत्स। तो दोस्तों चलिए हम लोग गद्यांश को खूब मन से पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक प्रश्नों को जो है उत्तर देंगे। गद्यांश को देखिए दोस्तों, खूब ध्यान से पढ़िएगा गद्यांश को, बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने हेतु गांधी जी ने विश्व की अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा द्वारा विश्व कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप लोग हाईलाइट इसी तरह जैसे जब पढ़ेंगे ना, एक बार खूब अच्छे से पढ़ते हुए चले, समझते हुए चलेंगे, तो फिर जो है आपके क्वेश्चन आराम से जो है सॉल्व होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व में कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व में कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने सिद्धांतों का परीक्षण किया और नितांत सफल सिद्धि हुए। उन्होंने इस चीज़ के सिद्धांतों को परीक्षण भी किए कि जैसे लोगों में प्रेम बांटा, हिंसा करने के बजाय उनको अहिंसा के रास्ता दिखाया, तो इससे उनको जो क्या हुआ, उनका ये जो सिद्धांत एक सिद्धांत के रूप में इनको देखे तो इसे वो सफल हुए। तो हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। प्रेम से प्रेम की क्या होती है दोस्तों? अभिवृद्धि होती है। तो दोस्तों देखिए, ये भी अभी प्रश्न में हम लोग पढ़े थे ना कि घृणा से घृणा को जन्म देती है, प्रेम से प्रेम की क्या होती है? अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती।
शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जहाँ वह पूर्ण सुख और शांति और सुख हो, जहाँ पूर्ण शांति और सुख हो, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य हो रहे हों, भौतिक दृष्टि से व्यवहार और कृषि की उन्नति शांत भाव से संभव है। अतः यदि हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। यदि हमें अपने देश में अमन और चैन चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी। तो अभी देखिए दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व की शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में एक सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं प्रश्नों को। हम लोग गद्यांश को ऐसे ही खूब अच्छे से हाईलाइट करते हुए, जो लगे कि हाँ ये हाईलाइटेड पॉइंट है, उसको हाईलाइट करते हुए चलिए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों के उत्तर को। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? जो उपर्युक्त शीर्षक है वो आपका प्रेम और इसमें कहाँ है? इसमें देखिए गांधी जी ने जैसे क्या बताया है, यहाँ है, यहाँ पे देखिए, प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व में कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो आपको ये, यदि एक बार गद्यांश को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो गद्यांश पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक बार पढ़ेंगे, वहाँ से आपको लगने लगेगा कि हाँ क्या सही हो सकता है। जैसे उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन 4 के साथ, प्रेम और अहिंसा हो जाएगा। जैसे प्रश्न 2 है, विश्व कल्याण के लिए क्या आवश्यक है? युद्ध का बहिष्कार, अप्रेम की स्थापना, एक या दोनों? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? युद्ध का बहिष्कार हमको करना ही है। अगर विश्व में कल्याण अमन चैन चाहते हैं तो युद्ध का बहिष्कार करना होगा, और प्रेम की स्थापना, यानी तीसरा हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। जैसे प्रश्न 3 है, गांधी जी ने युद्ध की विभीषिका को रोकने के लिए क्या उपाय बताया था? तो अहिंसा रूपी अस्त्र को, सत्याग्रह रूपी अस्त्र को, प्रेम रूपी हथकड़ी को, और बंधुत्व रूपी परिवार को। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जो अहिंसा रूपी अस्त्र को उन्होंने जो है बताया था। तो ऑप्शन 1 साथ चला जाएगा। प्रश्न 4 है, किसी भी राष्ट्र का स्वर्णिम युग कब संभव है? तो घृणा को जन्म देकर, गलत। प्रेम को बढ़ावा ना देकर, ये भी गलत। पूर्ण शांति स्थापित कर, नए सिद्धांत बनाकर। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? या पूर्ण शांति स्थापित करके हम स्वर्णिम युग का संभव हो सकता है। तो यानी ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा। जैसे प्रश्न 5 है, विश्व शांति किस प्रकार संभव है? योग की शिक्षा द्वारा, अमन का पाठ पढ़ाकर, भौतिक उन्नति द्वारा, और चौथा है प्रेम एवं अहिंसा के द्वारा। तो दोस्तों गांधी जी जो उसमें बताए थे, तो ऑप्शन जो है, जो शांति को बताए थे, प्रेम और अहिंसा के द्वारा, कि मतलब लोगों में जो है प्रेम को बांटिए, अहिंसा के रूपी रास्ते पर लेके चलिए। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न 6 है, शांति के अभाव में संभव नहीं है सुखमय और आदर्श राज्य की स्थापना। दूसरा है मानव जाति का विकास। तीसरा कृषि की उन्नति। चौथा है उपर्युक्त सभी। तो जो छठवां आपका हो जाएगा दोस्तों, शांति के अभाव में संभव नहीं है सुखमय और आदर्श के राज्य की स्थापना, ये भी नहीं होगा। मानव जाति का विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कृषि की उन्नति यानी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा। प्रश्न 7 है, घृणा से घृणा बढ़ती है और प्रेम की क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन है जुगुप्सा, दूसरा है अभिवृद्धि, तीसरा अतिवृष्टि, चौथा है विभत्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? घृणा से घृणा बढ़ती है और प्रेम से अभिवृद्धि होती है। तो इन्हीं ऑप्शन 2 के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके 2 पैसेज के जितने भी क्वेश्चन बने, 13 क्वेश्चन आपके बने हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन वाली बटन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों यदि आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वीडियो का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा।
तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंत तक देखने के लिए। बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक वाला बटन भी दबाइए, बेल आइकन वाला भी बटन दबाइए और अपने दोस्तों मित्रों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।